Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान को, यानी क्लास 10th साइंस को। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग चैप्टर 2 को समझ रहे हैं, चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका कि टाइटल है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज भी हम इसी चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। इस चैप्टर के आखिरी पोर्शन पर हम आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग लवण के बारे में फाइनली बात करने वाले हैं, सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो लवण परिवार में से, सॉल्ट फैमिली में से कुछ गिने चुने आपके पास लवण हैं, ठीक है। 5-6 लवण हैं आपके पास जो दिए हुए हैं आपके पास। और उसमें आपको क्या देखना है, उसमें आपको प्रत्येक को बनाने की विधि, क्या उसके उपयोग होते हैं, किस प्रकार से उसे बनाया जाता है, और क्या उसका रासायनिक नाम है, क्या उसका सामान्य नाम है, क्या उसका रासायनिक सूत्र है। तो प्रत्येक लवण के बारे में ये 5-6 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गिने चुने लवण हैं आपके पास, तो सबको मैं 1 बाय 1 ब्रीफ करके आपको लिखा दूंगा, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा, और अब आप क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो हम भी चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप अपना ध्यान बनाकर रखिए अपनी रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th को। सब्जेक्ट है आपका साइंस, चैप्टर चल रहा है 2, और जो आज का टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर चुके थे, कुछ पॉइंट्स को लिख चुके थे, समझ चुके थे। जैसे कि उनमें से एक पॉइंट था, यहां से हमने स्टार्ट करनी शुरू करी थी बात। नंबर 1 पॉइंट वाज अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। इसमें हमने समझा था कि जो हमारा शरीर है वो एक निश्चित परास के बीच में, निश्चित रेंज के बीच में काम करता है। क्या थी वो रेंज? 7 से लेकर, क्या थी वो रेंज? 7 से लेकर 7.8 तक, है ना। तो अगर अम्लीय वर्षा हो जाए तो जो जीवधारी है, जो जल में रहने वाले जीवधारी है, उनका शरीर जो है संकट में पड़ जाता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बगीचे की मिट्टी का पीएच। तो बगीचे की मिट्टी का जो पीएच हमने देखा था वो निश्चित होता है, निश्चित फसल के लिए, है ना। एक टाइप के पौधों के लिए जो मिट्टी का पीएच है वो फिक्स होना चाहिए। तो जिस टाइप की मिट्टी होगी उसमें एक निश्चित प्रकार के पौधे ही उगते हैं, कोई अन्य प्रकार के पौधे उसमें नहीं उग सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा था, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसमें हमने देखा था कि पाचन तंत्र का भी एक पीएच होता है। पाचन तंत्र में हमारा अम्ल बनता है, एक अम्ल हमारे उधर से, और एक अम्ल उत्पन्न किया जाता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये अम्ल जो है हमारी हेल्प करता है पेट में जो भी भोजन होता है, जो भी खाद्य पदार्थ होता है, उसको पचाने के लिए, उसको जूस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था टूथ डिके। तो इस पॉइंट पर हम आकर रुके थे, टूथ डिके यानी दंत क्षय। दंत क्षय, ठीक है। दंत क्षय यानी टूथ डिके, यानी दांतों का क्षय होना, खराब होना। तो आपने देखा होगा बच्चों, काफी सारे बच्चों के जो है दांत खराब हो जाते हैं, काफी सारे लोगों के दांत खराब होने लगते हैं। हम बोलते हैं दांत काले पड़ने लगते हैं, उनमें कीड़े पड़ने लगते हैं, इस टाइप की बातें हम बोलते हैं। तो ये सभी बातें जो है टूथ डिके यानी दंत क्षय से संबंधित है। पहली बात तो दंत क्षय क्यों होता है, और दूसरी बात उससे बचाव किस प्रकार से किया जाता है। दोनों बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मुंह है उसके मुंह का भी पीएच मान जो है फिक्स होता है। हमारे मुंह का पीएच मान, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होना चाहिए, 5.5 से अधिक होना चाहिए। 5.5 से कम होगा तो हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से 5.5 से कम होगा तो हमारे दांत खराब होने लग जाएंगे।
होता ऐसा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे मुंह में कुछ खाने के अवशेष रह जाते हैं। आपने देखा होगा आपके दांतों में वगैरह, आपके मुंह में कुछ छोटे छोटे कण जो है खाने के अवशेष रह जाते हैं। ये अवशेष जो है हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, हमारे मुंह में कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है, और बैक्टीरिया जब इन्हें खाते हैं तो फिर ये गैसें रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? गैसें रिलीज करते हैं। ये गैसें कैसी होती है? अम्लीय होती हैं। तो हमारे मुंह में अम्लीय गैसें अगर अम्लीय गैसें रिलीज होंगी तो हमारे मुंह का पीएच कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय कितना होता है? 0 से 7 के बीच में। तो 5.5 से तक तो ठीक है, चल 5.5 से ऊपर तो ठीक है, लेकिन 5.5 से नीचे हो गया, अगर 5.0 हो गया पीएच, क्योंकि ये भी अम्लीय है ना, तो हमारे मुंह में जो दांत हैं वो खराब होने लगते हैं। बात समझ में आ गई? तो जो हमारे मुंह में खाने के अवशेष हैं वो बैक्टीरिया खाएंगे, वो गैसें उत्सर्जित करेंगे जो कि अम्लीय प्रकृति की होंगी, और उसके फलस्वरूप हमारे मुंह का पीएच जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? इन अवशेषों को रहने ही ना दो। अब हमने ये देखा है कि अम्ल के प्रभाव को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्षारक का प्रयोग करेंगे। वो क्षारक क्या है? वो क्षारक है हमारा दंत मंजन। जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, वो क्षारक है। आपने देखा होगा जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है ना, तो वो क्षारक है। तो ये टूथपेस्ट क्या करता है? इस अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है और हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से अधिक रखने का काम करता है। तो हमारे दांत जो है वो सुरक्षित रहते हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उसका उपयोग जो है वो दैनिक जीवन में पीएच के समान ही है। और वो दैनिक जीवन में अगर हम पीएच के अनुप्रयोग देख रहे हैं, पीएच के उपयोग देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उदासीनीकरण अभिक्रिया पर काफी कुछ निर्भर है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर काफी कुछ वो निर्भर करता है। तो बात समझ में आई? हमारे मुंह में खाने के अवशेष बचे, खाने के जो फूड पार्टिकल्स बचे खाना खाने के बाद, और रात को हम सो गए, तो पेट, जो मुंह में हमारे जो खाने के अवशेष हैं उनको बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा। बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा तो गैसें रिलीज करेगा। गैसें रिलीज करने की कौन सी गैसें होंगी? अम्लीय गैसें, एसिडिक गैसें। तो हमारे मुंह का पीएच कैसा हो जाएगा? हमारे मुंह की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय प्रकृति में जो हमारे दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, ये जिस पदार्थ के बने होते हैं, दांतों का जो इनेमल हम बोलते हैं, दंत वलक, हिंदी में इसे बोलते हैं दंत वलक, ये एक पदार्थ का बना होता है जिसका नाम है, नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम। नोट करके लिख लें, कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। पूरा नाम नहीं आ रहा है, मैं आधा नीचे लिख रहा हूं, आप पूरा साथ में लिखेंगे, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये जो होता है इससे हमारा इनेमल बना होता है। वास्तव में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल होता है वास्तव में। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो दांत होते हैं, वो जो उसका इनेमल होता है, जो दंत वलक होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल का बना होता है। अब इसकी जो खास बात है वो ये है, इसकी जो खास बात है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल, दंत वलक, जो कि किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल का, ठीक है? अब जब 5.5 से हमारे पीएच का मान कम होगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये घुलने लग जाएगा, ठीक है? अम्लीय माध्यम में ये घुलनशील होता है, घुलने लग जाता है तो हमारे दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी दांत खराब होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आप ये लास्ट वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से, ये लास्ट वाला पॉइंट, बाकी मैं इसमें लिखवा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत के इनेमल, दांत का इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल होता है, ठीक है?
लिख दिया, मिटा दें? ओके। लिखेंगे इसमें, जब हमारे मुंह का में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के अवशेषों को ग्रहण करने के पश्चात अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जिस कारण दंतवलक संक्षारित होने लगता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लिखेंगे और वो पॉइंट आप याद रखेंगे जो नोट में मैंने लिखा रखा है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, दंत क्षय से बचाव के लिए हमें खाना खाने के पश्चात क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग कई बार बोलते हैं कि खाना खाने के जो बाद ब्रश है हमको दिन में 2 बार करना चाहिए, है ना? आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हम लोग को भी ये बोला जाता है कि ब्रश ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो जब हम दिन में 2 बार ब्रश करेंगे उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे यही लॉजिक है। देखो, मॉर्निंग में हम जो खाना खाते हैं, मॉर्निंग में या दिन में हम जो खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच, उसके बाद हम लोग दिन की पूरी एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हमारा मुंह जो है वो ओपन रहता है ना? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं रहता कि हमारा मुंह बंद ही रहेगा। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में हम लोग जब खाना खा के सोते हैं तो हमारा मुंह बंद रहता है। इससे जो होता है, हमारे पेट में जो, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया अम्लीय गैसें रिसाव कर रहे हैं, जो अम्लीय गैसें उत्पन्न कर रहे हैं, वो मुंह में ही रह जाती हैं, है ना? तो ज्यादा देर तक हमारे जो दांत हैं वो उस अम्लीय माध्यम में रहते हैं, तो खराब होने का डर ज्यादा होता है। इसीलिए रात को सोने से पहले, नाइट बिफोर स्लीप, आप एक बार ब्रश जरूर कर लें। और ये हैबिट आप अपनी अभी से बना लें, क्योंकि अगर आप अभी ये काम नहीं करेंगे
तो आने वाले कुछ सालों में आपके दांत जो है वो खराब होने लगेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, लिख दिया आपने? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। सेल्फ डिफेंस। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस, खुद की रक्षा। किससे? सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें दो चार, मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक टेबल दिखाई होगी, और उस टेबल में ये था कि जो चींटी का डंक है, आंट्स स्टिंग, चींटी का डंक, आंट्स स्टिंग, जब चींटी डंक मारती है तो वो एक रसायन को उत्पन्न करती है हमारे शरीर में। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, यानी मेथेनोइक एसिड। इसी प्रकार एक पौधा होता है नेटल का पौधा, नेटल पौधा, नेटल का डंक। नेटल का भी पौधा होता है, आपने देखा होगा पहाड़ों में एक पौधा होता है जिस पर कांटे लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक एसिड। तो जब कोई पौधा या फिर जब कोई पशु का डंक हमें लगता है, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी हमें डंक मारती है ना, तो उससे क्या होता है, उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में एक रसायन उत्पन्न होता है। जो वो पौधा है या फिर जो पशु है, वो हमारे शरीर में एक रसायन को उत्पन्न करता है, जिस कारण हमको क्या होता है, जब चींटी डंक मारती है या नेटल के पौधे पे हमारा हाथ या पैर लगता है, तो हमें क्या होता है, जलन होती है। उस क्षेत्र पर जलन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है ना। तो जब ये जलन और दर्द का अनुभव होता है तो हम काफी देर तक हमें जलन और दर्द का अनुभव रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि ये रसायन जो है हमारे शरीर में उपलब्ध हो। जब से ये रसायन का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होगा, वैसे धीरे धीरे हमारी जलन और दर्द भी समाप्त होगी। तो इससे बचाव के लिए क्या करें? इससे बचाव के लिए मैंने आपको बोला, ये पौधे क्या कर रहे हैं, अपने रसायन उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। कौन सा रसायन है? अम्ल है। तो अम्ल का प्रभाव हमको समाप्त करना है। अम्ल को हमको उदासीन या फिर उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए हम जानते हैं कि क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो अगर चींटी ने हमको काट दिया या फिर मधुमक्खी ने काट दिया, तो उसने क्या हमारे बॉडी में क्या डाल दिया? एक अम्ल डाल दिया, रसायन डाल दिया। तो उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारे पास क्षारक उपलब्ध होता है। तो जो घरों में हमारे खाने पीने वाले क्षारक होते हैं, जो दुर्बल क्षारक होते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। अगर चींटी ने आपको घर में काटा है तो आपके घर के किचन में आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा, या बेकिंग पाउडर, सॉरी, बेकिंग पाउडर, है ना। तो बेकिंग सोडा आप क्या है, ये एक कैसा क्षारक है? दुर्बल क्षारक। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि अगर आपको लेबोरेटरी में काटा तो आपने कोई सा भी क्षारक उठा के डाल दिया अपने बॉडी पर, नहीं। दुर्बल क्षारक जो बेकिंग सोडा है,
तो इसको जहां पर चींटी ने डंक काटा है या फिर जहां पर मधुमक्खी ने डंक काटा है, वहां पर आप बेकिंग सोडा को रब कर दीजिए थोड़ा, तो आपको रिलीफ मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अम्ल का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा तुरंत ही। इसी प्रकार जब नेटल के पौधे का डंक लगता है, तो नेटल का पौधा कहाँ होता है? पहाड़ों में होता है, या फिर ये कह लीजिए जंगलों में होता है। अब जंगलों में आपको डंक लगेगा, जंगलों में आपको दर्द और जलन होगी, तो वहां पर तो आपको बेकिंग सोडा नहीं मिलेगा ना। ये तो हम किचन में यूज करते हैं, आगे आप पढ़ोगे बेकिंग सोडा का हम जो यूज करते हैं वो खाना पकाने में करते हैं, खस्ते पकौड़ी बनाने में करते हैं, पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां पर बेकिंग सोडा का यूज होता है, तो इसलिए किचन में मिल जाएगा, लेकिन पहाड़ों जंगलों में तो नहीं मिलेगा। तो ये नेटल का पौधा क्या होता है, इसके पास में ही एक दूसरा पौधा मिलेगा आपको, डॉग का पौधा। इसकी प्रकृति भी क्षारिकीय होती है, तो आप डॉग के पौधे को उस जगह पर रगड़ दो जहां पर कि नेटल के पौधे का डंक लगाए, तो आपको राहत मिलेगी, अम्ल का प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम जो देखते हैं कि पशुओं एवं पौधों द्वारा जो उत्पन्न रसायन है, उससे हम अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, पीएच के आधार पर। तो हमने क्या करा, अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए क्षारक का प्रयोग करा, और वो क्षारक की उपलब्धता के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने दो एग्जाम्पल के आधार पर आपको ये बताया। ठीक है, तो इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लेंगे, जो आपने अभी लिखा उसको मैं एक दो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, ये चीजें तो पहले लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है, पशुओं एवं पौधों, कुछ कुछ लिख दो इसमें, ठीक है, के डंक के फलस्वरूप तीव्र जलन एवं दर्द का एहसास होता है। ऐसा तीव्र जलन एवं दर्द का एहसास होता है, ऐसा ऐसा पशु या पौधे द्वारा पशु या पौधे द्वारा उत्पन्न रसायन के उत्पन्न रसायन का हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है। इससे बचाव हेतु हम दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें उदाहरण लिख लीजिए, एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल उदाहरण, इंग्लिश में तो नहीं लिखना है। देखिए, मैं आपसे एक बस फीडबैक ये लेना चाह रहा था कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो हिंदी मीडियम्स हैं, और कुछ स्कूल्स जो हैं इंग्लिश मीडियम हैं हमारे बोर्ड के अंदर, उत्तराखंड बोर्ड के अंदर भी। ठीक है, यूके बोर्ड के अंदर भी कुछ इंग्लिश मीडियम है, कुछ हिंदी मीडियम है। तो अगर आपको नोट्स की अवेलेबिलिटी जो यहाँ पर लिखा जाता है
वो आपको चाहते हैं कि दोनों लैंग्वेज में लिखा जाए। मैं क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश के यूज करता हूँ, जब बातें बोलता हूँ तो इंग्लिश में भी बोलता हूँ, ठीक है, बट मेनली मैं हिंदी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोनों लैंग्वेज यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। मधुमक्खी के डंक से बचने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी के डंक के प्रभाव से लिख दीजिए, डंक के प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि डंक तो मार ही देगी, है ना, आपको उसके दर्द और जलन से बचना है। चलिए, नोट डाउन कर लिया, गुड। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया बच्चों आज की क्लास में, बोर्ड एग्जाम में आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब तक जो हमने पीएच पढ़ा, पीएच के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पढ़ा, उसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप सबने, ओके गुड। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बन जाएगा, किसी एक एंटीसिड का नाम लिखो, किसी एक एंटीसिड का नाम लिखो। एंटीसिड पढ़ाया था मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में, बताया था एंटीसिड। तो एंटीसिड हमने एक नाम दिया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां बनता है, हमारे उदर में, यानी हमारे पेट में, ठीक। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन ये बन सकता है, हमारे शरीर का परास, हमारे शरीर का पीएच परास, पीएच रेंज कितनी होती है, तो आप कहेंगे 7.0 से 7.8 तक। हमारे शरीर के पीएच परास जो होता है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। कब कहा जाएगा कि जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा है, जो अम्लीय वर्षा है, कब कहा जाएगा कि जो बारिश हुई है वो अम्लीय वर्षा है, तो उसके लिए ध्यान रखना आप कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, जब वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा जल का पीएच 5.6 से जब कम हो जाएगा तो हम कहेंगे जो बारिश हुई है वो अम्लीय वर्षा हुई है। इसके अलावा हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर पदार्थ, सॉरी, ये मैंने आज की क्लास में बताया है, इसे आप लिखेंगे। दांतों का क्षय कब होता है, तो आप लिखेंगे जब मुंह के पीएच, जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है। और लास्ट क्वेश्चन इस बेस पे बन सकता है, इस बेस पे बनता है कि मधुमक्खी के डंक से
या फिर चींटी के डंक से बचने के लिए आप किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? मधुमक्खी के डंक से या फिर चींटी के डंक के प्रभाव से राहत पाने के लिए आप किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? अभी लिखवाया है आपको, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं बच्चों, वो फिर से मैं ये कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। आपको यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप पिछले साल के पेपर उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, पिछले सालों के पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हेडिंग डाल दीजिए अगली क्लास की। अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल दीजिए जो अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं लवण परिवार को। यानी सॉल्ट फैमिली को। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम था बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ये वाले पार्ट हम अब तक डिस्कस कर रहे थे अम्ल और क्षारक के बारे में। अब तक हमने डिस्कशन किया था अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि अम्ल और क्षारक को किस प्रकार से पता लगाया जाए, किस प्रकार से सूचकों के द्वारा पता लगाया जाए कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय। अब आखिरी भाग में हम लोग बात करने वाले हैं लवण के बारे में। तो लवण में हम कुछ कुछ प्रकार के लवणों को सीखेंगे। ठीक है, जिसमें कि 5-6 प्रकार के लवण होंगे और उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आप सब रेडी रहें। अगली क्लास में हम सब लवण परिवार के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे जाएंगे। तो आने वाली 2 क्लासेस चैप्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पढ़ के मजा आया होगा। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ के कुछ नया सीखने को मिला, इंटरेस्टिंग लगी आज की क्लास, जरा हाथ खड़े करके बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं घर जाकर आप इन क्वेश्चंस को, इन जो भी आज पढ़ाया गया उसको एक बार जरूर देखेंगे और अपनी छूटी हुई कक्षाएं आप YouTube के माध्यम से ले लीजिए। YouTube पर भी मैंने पिछली क्लासेस सारी अपलोड करी हुई है। ठीक है, तो ICT वर्चुअल क्लासरूम के चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।